हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग न्यूक्लियाई पढ़ रहे थे ना, याद है ना? सो आगे के टॉपिक्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विच इज 13.4। आई होप कि आप लोग लिख भी रहे होंगे साथ साथ, है ना? लिखते चलेंगे। अगर लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं है, सो यू कैन जस्ट थोड़ा बहुत रफ वर्क करते चलेंगे सो दैट यू विल बी इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा 13.4 है। ओके, मास एनर्जी, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो मास एनर्जी होता क्या है? सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास इज नोन एज मास एनर्जी, जिसका कि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mc², है ना? यही है हमारा इक्विवेलेंट मास एनर्जी, यानी कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास। यहाँ पे C क्या है? C इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? और M क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फाइंड आउट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मास। ओके, सो दिस टॉक्स अबाउट फाइंडिंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मास। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे इसको? हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि जस्ट हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू mc² होता है ना, यहाँ से फॉर्मूले से। सो M के मास को ध्यान देना है कि kg में लेना है, एंड यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 × 10⁸ का स्क्वायर, है ना? स्क्वायर है, स्क्वायर करना नहीं भूलना है। सो स्क्वायरिंग व्हाट डू वी गेट? 9 × 10⁻16। और इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁻−3 है, यहाँ पे 10⁻16 है। सो इट विल कंबाइन, द 10 का पावर्स विल कंबाइन और बिकम 10⁻13। सो 9 × 10⁻13 जूल्स एनर्जी आई 1 ग्राम में, है ना? कितनी फैसिनेटिंग बात है ये, 1 ग्राम में इतनी ज़्यादा एनर्जी आई। ओके, आप जो बिजली का बिल पे करते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है? 3.6 × 10⁻6 जूल्स, है ना? तो ये 10⁻7 टाइम्स ज़्यादा है 1 ग्राम में जो एनर्जी है। सो isn't it enormous amount of energy we have in 1 gram, just 1 gram of mass? ओके, तो इसका मतलब मास से जुड़ा हुआ एनर्जी जो है इट इज़ वेरी लार्ज, एंड दैट्स वाई न्यूक्लियर प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे डिस्कस करें अब हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ओके, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट ΔM, है ना? तो जैसा कि हम लोग जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा कि कोई भी न्यूक्लियस जो है कैसे बना होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स वहाँ पे हमारे पास होते हैं बहुत सारे, या जो भी न्यूक्लियस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। ये सब आपस में न्यूक्लियर फोर्स की वजह से सटे हुए हैं, नहीं तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ थोड़ी ना रहेगा, वो दोनों आपस में लड़ भिड़ के बाहर निकल जाएंगे, है ना? दोनों पॉजिटिव चार्जेज है ना, बट स्टिल this nucleus is holding its nucleons together,
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में का जो काम कर रहा है दैट इज़ वे वे मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स। तो ये यहाँ पे हमारा न्यूक्लाइड बना हुआ है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है हमारा न्यूक्लियस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बना है। ये सब अलग अलग रहे होंगे कहीं, ठीक है, ये सब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सब अलग अलग हैं। ये सब कंबाइन होके क्या बनाएंगे? कंबाइन होंगे तब फिर ये न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, तो मास डिफेक्ट होता क्या चीज़ है? ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियन से बना हुआ है न्यूक्लियस, उसका मास माइनस मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। मास ऑफ दिस न्यूक्लियस क्या है? ओके, कैपिटल एम से इसको लिख रहे हैं। और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का मासेस जो है, मान लीजिए हम लोग कह देते हैं कि वो मास ऑफ प्रोटॉन्स MP और MN है। ओके, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट कहते किसको है? अब ये जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं ना, कंबाइन करके एक न्यूक्लियस जब बनाते हैं तो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है ना। वो एनर्जी रिलीज कहाँ से होती है? तो एक्सपेरिमेंटली पाया ये गया कि जब ये अलग अलग होते हैं तो ज़्यादा मास एक इनके पास होता है, यानी कि इनके इंडिविजुअल मासेस को अगर जोड़ो, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 1 2, तो ये क्या बोलते हैं, ये सब सारे न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास, है ना। ये जब अलग अलग हैं तो इनके मासेस को जोड़ा जाए तो इस न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा आता है, यानी कि जब ये कंबाइन हुए तो देयर वाज लॉस इन मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग, और दैट्स वाई वही मास जो है रिलीज होने की वजह से बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो मास डिफेक्ट सिंपली क्या है? इनका इंडिविजुअल मासेस का सम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो इस बात को लिख लें आप लोग। तो मास डिफेक्ट है क्या? द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज नोन एज मास डिफेक्ट। ओके, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वही न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। ऑलराइट, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इसको डेल्टा एम से। डेल्टा एम यानी कि ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कैपिटल एम, है ना। यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आगे चल के हम लोगों ने लिखा है उसको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव मास डिफेक्ट। ऑलराइट, ये ड्यूटेरॉन की बात की थी, इसीलिए वहाँ पे 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन की बात हमने ली थी। ऑलराइट, सो आई होप इट इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो मास डिफेक्ट हमने क्या जान लिया? मास डिफेक्ट डेल्टा एम होता है हमारा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान रहे कि ये मास ऑफ न्यूक्लियस है ना। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर नहीं, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो उसका मास क्वेश्चन में दिया रहेगा जनरली। ओके, यही न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। ठीक है, सो डेल्टा M इज ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो ये हमारा एक मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया, है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? ओके,
तो बाइंडिंग एनर्जी जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाइंड करने वाली एनर्जी जो रिलीज हुई, यानी कि जो अलग अलग हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स थे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, वो जब कंबाइन होके एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं तो बाइंडिंग, यानी कि ये बाइंड हो जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सट जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस मास डिफेक्ट। ओके, सो सिंपली हम लोग इसको क्या कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कि इट इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, है ना। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी हमारी, इसको लिखेंगे ई बी से लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। यानी कि एनर्जी उसी मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी हमने निकाल दिया, है ना। और डेल्टा एम को केजी में लेना है और सी को मीटर पर सेकंड में लेना है, एसआई यूनिट्स में, है ना, जिसको आगे चल के हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालेंगे। ओके, तो ये तो जूल में आया, ठीक है। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी सिंपली। सो यूनिट क्या होगी इसकी, दैट इज जूल, ठीक है। नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम लोग को क्या करना है कि फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1U एंड कन्वर्ट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U। अब 1U कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1U इज कितना केजी यू होता है बताइए। 1U इज हाउ मच, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो जब हम लोग E इज इक्वल टू mc² लिखेंगे तो यहाँ पे मास के जगह पे क्या लेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और c², तो c² हो जाता है 9 इंटू 10⁻16, याद है ना, c होता है 3 इंटू 10⁻8, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 9 इंटू 10⁻16। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, लिखते चलोगे कर तो चलोगे इसको साथ साथ, है ना, तभी क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन है ना, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया है। सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हेन यू वर्क इट आउट विथ मी, ऑलराइट। तो देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो ये तो जूल में आया, है ना, जूल में आया। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट डू वी गेट, ये हो जाएगा 1.494 इंटू 10⁻10, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई हमारा आया है ना 1.494 इंटू 10⁻10 जूल, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग जानते हैं वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये डिवाइड कर दोगे तो जूल से जूल कट जाएगा, है ना, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि E/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिलेगा 1.494 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उधर लेके जाओ, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है।
ओके 931.5, यही 10⁻6 को ही मेगा कहते हैं, यहाँ पे 933 आया है, 931.5 आता है एग्जैक्टली। अगर हम लोग देखें, इसको ठीक कर लीजिएगा। सो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके चेक कर लोगे खुद से। ओके, इसको याद रखना है अब कि 1U अगर मास है तो इसमें जो एनर्जी होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एनर्जी में 1U का वैल्यू एनर्जी में। तो अब से क्या होगा कि न्यूक्लियस जो चैप्टर है, इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे उसके जो मासेस होते हैं ना, वो यू में ही दिए रहते हैं, AMU में ही। तो AMU को अब बार बार mc² से जूल में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बजाय हम इस वैल्यू को अब याद रखेंगे, है ना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, इसी में आगे के टॉपिक को ज़रा हम लोग बात कर लें, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो बाइंडिंग एनर्जी टोटल हमारी होती है EB, उसी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता क्या है, मास नंबर के बराबर। तो इसी को कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं EBN से। ठीक है, ध्यान रखना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को EBN से लिखते हैं, और केवल बाइंडिंग एनर्जी अगर है तो उसको EB से लिखेंगे। ऑलराइट, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वी हैव EB डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि ऑन ईच न्यूक्लियन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, इस तरीके की बात हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने पाया था बाइंडिंग एनर्जी कितना आता है, 126.59। ऑलराइट, तो अगर हम लोग इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो उसको क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आएगा ऑलमोस्ट 7.911 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो इसको हम लोग कह देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑक्सीजन न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करके रखेंगे हम लोग, नोट ध्यान देंगे कि जितना ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, मोर स्टेबल विल बी न्यूक्लियस, है ना। तो जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है, इसका मतलब जब न्यूक्लियस बना होगा उसके कंस्टिट्यूएंट से, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं वो सारे न्यूक्लियंस आपस में मिलजुल के, है ना। तब ये न्यूक्लियस और भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर जितना ज़्यादा कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस जो है उतना ही कम स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा इसमें। तो ऑक्सीजन मतलब ठीक है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऑलराइट, आगे चल के हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, जो कि लगभग ऑलमोस्ट हर साल आ ही जाता है ये ग्राफ। ओके, सो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेक्शन। ओके, इसको लिख लेना है प्रॉपरली, ऑलराइट, so that it will be better for you and easier for you to understand.